देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। जिन्ना की मौत के 73 साल बाद अब वो फिर से यूपी के चुनाव में आ गए। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पटेल जयंती पे बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना एक ही संस्थान से पढ़कर आए थे। फिर बीजेपी ने उन पर हमला बोल दिया। सीएम योगी ने उन्हें तालिबानी सोच वाला बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें अखिलेश अली जिन्ना तक कह डाला और बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि अखिलेश ने क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत पर फुलझड़ी जलाई होगी। कमाल खान बता रहे हैं ये गड़े मुर्दे कैसे और क्यों उखाड़े जा रहे हैं। सरदार पटेल की जयंती पे समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि गांधी, नेहरू, पटेल और जिन्ना सब लंदन के एक ही संस्थान से पढ़ के आए और आजादी की जंग लड़ी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। लंदन में 4 इंस ऑफ कोर्ट कहलाते हैं, जिनके नाम है ग्रेज इन, लिंकन्स इन, इनर टेम्पल और मिडिल टेम्पल। ये बैरिस्टर्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग कराते हैं। यहाँ जिन्ना ने लिंकन्स इन में, गांधी ने इनर टेम्पल में, नेहरू ने इनर टेम्पल में और पटेल ने मिडिल टेम्पल में बैरिस्टर बनने के लिए कानून की पढ़ाई की थी। अखिलेश उसी का जिक्र करते हैं, लेकिन जिन्ना का नाम सुनते ही बीजेपी ने अखिलेश पे हमला बोल दिया। उनका वो विभाजनकारी मानसिकता एक बार फिर से सामने आ गई जब उन्होंने सरदार पटेल को जिन्ना के समकक्ष रख करके देश तोड़क जिन्ना को महिमामंडित करने का प्रयास किया है। मुझे लगता है भारत की जनता इस विभाजनकारी मानसिकता को कभी स्वीकार नहीं करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता को हरगिज स्वीकार नहीं करेगी। अखिलेश पे हमले में डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य और आगे निकल गए, उनको ही जिन्ना नाम दे दिया। जरूर कहना चाहूँगा जो कल श्री अखिलेश यादव जी, जो मैं उनको श्री अखिलेश अली जिन्ना कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, समाजवादी पार्टी पूरी नमाजवादी पार्टी बनकर के देश के लिए बलिदान देने वालों का अपमान किया है। बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पे हमला करने के लिए 2 ट्वीट किए। 31 अक्टूबर को पहले ट्वीट में कहा कि सरदार पटेल की जयंती पर जिन्ना का गुणगान क्यों कर रहे हैं। 1 नवंबर को दूसरे ट्वीट में कहा कि जिन्ना के प्रति इतना प्यार देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान मैच के बाद 1-2 फुलझड़ी आपने भी जला ली होगी। जिन्ना ही नहीं, यूपी चुनाव में मुगल भी बुलाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में 29 अक्टूबर को जो कहा, उसका मतलब है कि जब 2017 में योगी सरकार बनी तब जनता को लगा कि मुगल हुकूमत खत्म हुई है। मगर बहुत सालों से उत्तर प्रदेश को ये एहसास नहीं होता था। मुगलों का शासन गया तब से जब तक 2017 में भाजपा की सरकार बनी, ये एहसास नहीं हुआ कि बाबा विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्ण और अयोध्या में रामलल्ला की भूमि है। अयोध्या को तो हर चुनाव में किसी न किसी तरह मुद्दा बनाने की कोशिश होती ही रहती है। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। इससे लगता है कि यूपी के चुनाव में बीजेपी के लिए वर्तमान कम, इतिहास ज्यादा मुद्दा है। मिसाल के लिए, पहले मुगल शासक बाबर को मरे 491 साल हुए, आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर को रंगून गए 163 साल हुए, जिन्ना को मरे 73 साल हुए, अयोध्या में कार सेवकों पे गोली चले 31 साल हुए। फिर ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े जा रहे हैं? विपक्ष आरोप लगाता है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पेट्रोल डीजल 100 के पार है, यहाँ पे सिलेंडर 2000 के पार चला गया है। लोग परेशान हैं, लोगों को यहाँ पे रोजगार नहीं है, किसान यहाँ पे आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, चिरहरण हो रहा है। इसके बारे में कोई चर्चा न कर ले, इसलिए वो जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं। इस चुनाव में पहले अब्बा जान आए, फिर चाचा जान आए, फिर जिन्ना आ गए हैं। अब इतिहास में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मुरादाबाद में अनवर कमाल, हरदोई में आसिफ और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात करते हैं, जिसमें आग लगी है। अब 110 रुपए तक पहुंच चुका है पेट्रोल। लेकिन देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल पर जो टैक्स है वो मध्य प्रदेश में लगता है।
जनता महंगाई के बोझ से परेशान है, फिर भी मंत्रियों के अजीबोगरीब तर्क और बयान आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री का कहना है महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी तो बढ़ी है। इस तर्क से कितना लोग इत्तेफाक रखते हैं, देखिए अनुराग तिवारी की यह खास रिपोर्ट। कोई आज की नई बात नहीं है, तो पहली बात महंगाई है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, इतनी छोटी मोटी थोड़ी बहुत महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन उसका फायदा जनता को तो मिल रहा है। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जिंदगी में परेशानी ही सुख का आनंद देती है। जब तक एक भी परेशानी नहीं आए तो सुख का आनंद भी नहीं आता है। लाल किले की प्राचीर से जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भाषण दिया था, उसी भाषण की गलती के कारण इस देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। ये एक केंद्र का विषय है और इसमें वैश्विक विषय भी आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ही कोई हल निकलेगा और उसके हिसाब से पूरा महंगाई का वो बनता है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कौन से वर्ग की आय नहीं बढ़ी? क्या एम्प्लॉयज को जिनको तनख्वाह 5,000 मिलती थी आज उनको 25-30,000 नहीं मिल रही? क्या व्यापारी का जो सामान बिकता था वो सस्ते मूल्य में बिकता था, आज ज्यादा में नहीं बिक रहा? क्या सब्जी पैदा करने वाले का मूल्य नहीं बढ़ा? क्या दूध उत्पादन वाले की नहीं बढ़ा रेट्स? आमदनी तो प्रत्येक वर्ग की बढ़ी है। एक पहिया है जो अपनी तरफ इस पर चलता रहता है और उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 118 रुपये 43 पैसे हो गए हैं और जो पावर पेट्रोल है वो 122 रुपये। अब यहाँ के मंत्री जी कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी 2 साल में बढ़ी है तो थोड़ी महंगाई भी उनको बर्दाश्त करनी ही चाहिए। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानते हैं। हम मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर आमदनी बढ़ी है इसलिए महंगाई भी बर्दाश्त करनी चाहिए। तो मैं बस एक छोटा सा सवाल है, 2 साल पहले लगभग पेट्रोल 80-82 रुपये था भोपाल में, 80 से थोड़ा नीचे ही था। उस वक्त आपकी आमदनी क्या थी 2 साल पहले? आमदनी महीने में मोटा मोटा 15 से 20 हज़ार रुपये महीना 15 से 20 कमा लिया करते थे। तो अब कोरोना के बाद 2021 में 2 साल बाद कितनी आमदनी हो गई? आधी हो गई सर, आधी हो गई आमदनी। तो ये जो पेट्रोल 118 रुपये हो गया, डीजल भी 100 रुपये पार है, तो ऐसे में गाड़ी पटरी पे चल रही है? पटरी से उतर गई साहब, कभी कभी पैदल जाना पड़ता है, क्या करो साहब, परेशान है। तो मेरे को नहीं लगता है कि कहीं किसी भी की भी क्या नाम से प्रोग्रेस उतनी ज़्यादा हुई है जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। 2 साल पहले लगभग आप कितना कमा लेते थे, या 1.5 साल पहले, 1 साल पहले जब से भी जॉब शुरू किया है? पहले भी 30 था और अभी उसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। उतने के आसपास? हाँ, उसके ही के आसपास। लेकिन महंगाई तो 2 गुना 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ गई। हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्री जी के वक्तव्य से आप सहमत नहीं है? नहीं है। तो हमारी आमदनी नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है जितनी बढ़नी चाहिए, और महंगाई तो अगर उसके 19 से कोविड के बाद डबल करीब हो गई। मध्य प्रदेश पेट्रोल पर 33% वैट, 4.5 रुपये लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। वहीं डीजल पर 23% वैट, 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त वैट और 1% सेस लगाता है। आलम यह है कि अकेले भोपाल से सटे सीहोर जिले में 700 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि डीजल की बढ़ती कीमत, घटते भाड़े, किश्त का तगादा और बैरियर पर भ्रष्ट सिस्टम की वजह से वो गाड़ी नहीं चला सकते। मध्य प्रदेश पेट्रोल और राजस्थान डीजल में सर्वाधिक टैक्स वसूलता है। ये जानकारी खुद केंद्र सरकार ने संसद में दी है। अब इससे आपको कितने सुख की अनुभूति हुई, क्या क्या फ्री मिल गया, या नेहरू जी का इसमें कितना योगदान है, ये आप खुद तय कर लें। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। त्योहारों के मौसम में बढ़ती महंगाई ने उत्साह को कुछ फीका कर दिया। कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 265 रुपये बढ़ गए। इतने दाम बढ़ने से दिवाली के दिनों में छोटे कारोबारियों को झटका लगा है, क्योंकि कोरोना के मार से उबर रहे कारोबारी दिवाली पर कुछ कमाई की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन बीते 2 सालों की इस सबसे बड़ी बढ़ोतरी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आज आपने सुना सिलेंडर बढ़ गया है, आज आपने सुना सिलेंडर का रेट बढ़ गया। बताइए कहाँ से बनाए, कैसे सस्ता करें, बताइए, मजबूरी है। रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक साथ 266 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। यानी लखनऊ की कारोबारी शालिनी अग्निहोत्री के लिए इस साल की दिवाली उतनी अच्छी नहीं रहेगी। वो लखनऊ में नमकीन का छोटा सा कारोबार चलाती हैं। इसमें उनको रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है। लखनऊ में अब रसोई गैस का कमर्शियल सिलेंडर 2093 रुपये में मिलेगा।
पिछले साल की तुलना में ये दाम 65% ज्यादा है। इस साल रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के दाम 8 बार बढ़ाए जा चुके हैं। शालिनी का कहना है कि मुनाफा साल भर में घटकर आधा रह गया है, क्योंकि गैस के साथ ही खाने के तेल के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं और अब फिर से दामों में बढ़ोतरी ने कमर ही तोड़ दी है। फर्क तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अचानक सरकार की तरह तो किसी चीज़ पे रेट बढ़ा नहीं सकते, कस्टमर नहीं आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि साल भर में सिलेंडर मेरी समझ से 700 रुपये तक तो ऊपर पहुंच ही गया कमर्शियल। एक और वर्ग जिसको काफी घाटा झेलना पड़ेगा वो ये छोटी मिठाई की दुकानें हैं, जिन्होंने ये उम्मीद की थी कि दिवाली के समय थोड़ा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? पंकज गुप्ता। पंकज जी, कितने साल से मिठाई दुकान आप लोग चला रहे हैं? हम लोग की 80 साल पुरानी दुकान है। 80 साल पुरानी, मतलब आपके पिताजी भी यही काम करते थे। ये बताइए पंकज जी, आपने तो सुना ही होगा कि 266 रुपये आपके कमर्शियल एलपीजी के दाम बढ़े हैं। आपके बिजनेस पे सर दिवाली के टाइम पे क्या फ़र्क पड़ेगा? इतने टाइम की महंगाई की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, कस्टमर को कैसे दें, कैसे क्या करें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष के नेता महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये कहा कि रसोई गैस के कमर्शियल सिलेंडर के बढ़े हुए दाम व्यापारी वर्ग को बीजेपी की ओर से घातक तोहफा है। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य से जब हमारे साथी मोहम्मद अदनान ने इस बारे में पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सर, आज जो है एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। सर, आज फिर एलपीजी सिलेंडर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की इस प्रतिक्रिया को लेकर विपक्ष का दावा है कि बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हापुड़ में मोहम्मद अदनान और कैमरा पर्सन विनीत कुमार के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। एक तरफ बढ़ती महंगाई, उस पर कोरोना के मार ने अर्थव्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन दिवाली के दिनों में आस लगाए छोटे छोटे उद्योग खड़े होने की कोशिश में। गाजियाबाद के इंडस्ट्रियल एरिया के छोटे उद्योग अनेकों चुनौतियों से जूझ रहे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट कारखानों में दिखने लगी है। क्या हलचल, क्या है हालात, इस पर नजर। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया की तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रोडक्शन दूसरी कोरोना लहर के दौरान धीमा पड़ गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम और प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से यहां काम भी बढ़ा है। वर्करों की संख्या भी जून के मुकाबले करीब 50% ज्यादा है। तोशी ऑटोमेटिक सिस्टम्स की इस फैक्ट्री में हाईटेक ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनते हैं। पिछले कुछ महीनों में हाईटेक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, लेकिन साथ ही इस दौरान जो कमोडिटी प्राइसेस हैं स्टील की, लोहा की और एल्यूमिनियम की, वो भी काफ़ी बढ़ी है, जिस वजह से इस फैक्ट्री का जो इनपुट कॉस्ट है वो भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। अभी भी हम अपनी प्रोडक्शन को पूरी तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चैलेंजेस मैन पावर के नहीं हैं, चैलेंजेस हैं प्राइस एस्केलेशन रॉ मटेरियल के, जैसे स्टील है, केमिकल्स हैं, मतलब नॉर्मली बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इनपुट मटेरियल में आती हैं, सबके प्राइसिंग 20% से लेकर 40% तक बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं। तो इतनी ज़बरदस्त प्राइस एस्केलेशन और इनस्टेबिलिटी ने हमें बांध रखा है। संजीव सचदेव कहते हैं कि कोविड से पहले और कोविड के बाद कारोबार में सब कुछ बदल गया है। पहले क्रेडिट पर माल मिलता था, अब महंगाई की वजह से वेंडर पहले कैश मांगते हैं। कमोडिटीज के दाम डॉलर और यूरो की तरह बदल जाते हैं। पहले आपको क्रेडिट पे माल मिलता था, आप क्रेडिट पे काम कर लेते थे। अब जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस रोज़ ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे डॉलर और यूरो के प्राइस बढ़ रहे हैं। आज अगर मैं किसी वेंडर से 1 महीने के क्रेडिट पे माल लेता हूँ और पता लगता है 1 महीने में 15% तो रेट ही बढ़ गया, तो वेंडर कहता है भाई साहब मैं आपको उधार में देकर नुकसान में हूँ, इसलिए आप मुझे आज पैसा दो। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि पिछले कुछ महीनों में काम के मौके बढ़े जरूर हैं, लेकिन रोजगार में तो कोरोना से पहले के मुकाबले सिर्फ 50% तक ही सुधार हो पाया है। मजदूरी भी घट गई है। इस बार तो काफी चेंज हुआ है, लेकिन पहले की तरह नहीं है, फिर भी चेंजिंग में काफी आया है। अभी क्या है कि जितना लोगों को जरूरत है उतना ही लोगों को रख पाते हैं, बाकी लोगों को तो रखते नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं कि जो पहले थे अब नहीं है,
जैसे पहले किसी काम को हम करते थे, मान लो 1000 रुपये में, वो 1000 में नहीं हो पा रहा, अब कम मिल रहे हैं उसके पैसे, तो ये थोड़ा फर्क है वैसे, और जो चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं। जाहिर है हालात कोरोना से पहले जैसे होने में अभी काफी वक्त लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में इन फैक्ट्रियों में कामकाज बढ़ा है, प्रोडक्शन के नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन अब भी यहाँ एमएसएमई यूनिट्स को कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। एमएसएमई यूनिट्स ये चाहती हैं कि सरकार बाजार में कमोडिटी प्राइसेस को स्थिर करने और बैंक उन्हें ज़्यादा क्रेडिट मुहैया कराएं, इसके लिए नए सिरे से पहल करें। बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मेरे कैमरा सहयोगी सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।